मेरा नाम रोहन है। मेरी उम्र 15 साल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन यहीं पर गुजरा है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मेरी वो माँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था, जिसने मुझे जन्म दिया था और जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, मुझे जिसके हवाले पिताजी सौंप कर चले गए थे, उस औरत ने कुछ ऐसा किया जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। और मैं हमेशा अपने आप को कोसता रहा और मैं सोचता रहा कि आखिर मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी सच्चाई जब मुझे पता चली तो मैं ऊपर वाले के आगे हाथ फैलाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रात के 3 बजे जब अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पास मेरी माँ मौजूद नहीं है। मुझे लगा कि शायद वो वॉशरूम गई होगी, लेकिन जब मैंने बारिश पड़ने की आवाज़ सुनी तो मुझे तसल्ली हो गई कि माँ ज़रूर छत पर टीने ढकने के लिए गई होगी ताकि बारिश का पानी नीचे न आ जाए। मेरी माँ बहुत मेहनत करती थी, सारा दिन लोगों के घरों में काम किया करती थी और रात को मेरा और इस घर का अच्छे से ख्याल रखती थी। उस रात तो मैं यही सब कुछ सोचकर दोबारा से सो गया था, लेकिन जब सुबह सवेरे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि माँ मुस्कुराती हुई मेरे बिस्तर पर आई और कहने लगी कि बेटा जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो गया। मैंने तुम्हारे लिए चाय बना दी है और नाश्ता भी बना दिया है। आज मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में पराठे बनाए हैं। मैं बहुत खुश हुआ था। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो कहती थी कि तुम अपने पिताजी की मेरे पास आखिरी निशानी हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो और मेरे दिल का सुकून भी तुम ही हो। माँ कहती थी कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि मैं इस भरी दुनिया में पूरी तरह से अकेली हूँ। मैं हमेशा माँ को तसल्ली दिया करता था, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा, आपका बेटा हमेशा आपसे इसी तरह से प्यार करता रहेगा। माँ मेरी ऐसी बातों पर बहुत खुश हुआ करती थी। वो दिन तो गुजर गया था जब मैं अपने स्कूल चला गया, लेकिन जब अगली रात फिर से अचानक रात के लगभग 2:30-3 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि फिर से माँ बिस्तर पर मौजूद नहीं है। अब वो कहाँ गई थी? मैं काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो तो काफ़ी देर तक अपने बिस्तर पर नहीं आई थी। हम दोनों माँ बेटे एक ही कमरे में सोया करते थे। वैसे भी हमारा छोटा सा घर था जिसमें एक छोटा सा कमरा था, आंगन, किचन, बाथरूम और छत के अलावा कुछ भी नहीं था। दरअसल हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। कुछ सालों पहले जब मेरे माता पिता की शादी नहीं हुई थी तब मेरे दादाजी के फाइनेंशियल हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे दादाजी के 7 बेटे थे। उनका बहुत बड़ा घर था और दादाजी के 7 बेटे एक साथ काम किया करते थे। मेरे दादाजी का गांव में एक बहुत बड़ा ईंटों का भट्टा था। सारे गांव के लोग मेरे ही दादाजी के यहाँ से ईंटें खरीदा करते थे। 7 बेटों में मेरे पिताजी का नंबर 5वें नंबर पर आता था। सब लोग हमेशा खुश और एक साथ ही रहना पसंद करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी के लिए भी मेरी दादी ने मेरी माँ को पसंद कर लिया। मेरी माँ जो कि गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। मेरी माँ इतनी सुंदर थी कि वो ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। हमारे गांव में कम उम्र की लड़कियों की ही शादी करती जाती थी। जैसे ही लड़की की उम्र 15 या 16 साल होती तो उसे फौरन ही ब्याह दिया जाता था। मेरी दादी ने भी जब मेरी माँ को पसंद किया तो मेरे पिताजी बहुत खुश हुए थे और वो यही चाहते थे कि उनकी पत्नी सुंदर हो। मेरी दादी ने उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी कर दी थी और वो मेरी माँ के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे पिताजी के बाद मेरे 2 चाचा जी बचे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। अभी मेरे पिताजी की शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मेरे सबसे छोटे चाचा जी ने गांव की एक लड़की को भगाकर उसके साथ शादी कर ली और उसे घर लेकर आ गए थे। इस हरकत से हमारे पूरे परिवार की नाक कट गई थी, मगर अब क्या हो सकता था। जिस लड़की के साथ उन्होंने शादी की थी उसे स्वीकार करना भी ज़रूरी था। और फिर मेरे चाचा जी मेरे दादाजी की औलाद थे, वो अपने बेटे को खुद से दूर कैसे कर सकते थे। इसलिए उन्होंने गांव के सरपंच जी की मदद ली और लड़की के परिवार वालों को तसल्ली दिलाई कि उनकी बेटी उनके घर में बहुत खुश रहेगी। सब लोगों ने मेरी चाची जी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि दादाजी ने सब कुछ हैंडल जो कर लिया था। लड़की के परिवार वाले उसकी शादी मेरे चाचा जी के साथ नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी चाची को भगा लिया। चाचा की शादी का असर शायद पूरे परिवार पर बहुत बुरी तरह से पड़ा था, क्योंकि गांव वालों में अपनी इज्जत भी बनाए रखनी थी और अपने बेटों को मेरे दादाजी कहीं जाने भी नहीं देना चाहते थे। इसलिए सारे ही भाइयों ने और भाभीयों ने, यहाँ तक कि माता पिता ने भी
दिखावे के लिए अपने बेटे को माफ तो कर दिया था, लेकिन दिल में सब लोगों के लिए एक तकलीफ रहती थी कि गांव में उनकी बेइज्जती हो गई है। फिलहाल वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। मेरी चाची और मेरी माँ दोनों ही घर की नई नवेली दुल्हन थी। मेरे छठे नंबर वाले चाचा जी जो शादी करना चाहते थे, जो सबसे छोटे चाचा जी से बड़े थे, पहले उनकी शादी होनी चाहिए थी। ये परेशानी मेरे दादाजी को खाई जा रही थी कि अब उनके एक बेटे की शादी कैसे होगी। मेरी 2 बुआ थीं और उन दोनों बुआ की शादी भी हो चुकी थी। मेरी चाची ने घर के सारे लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। वो सब लोगों को आपस में बहुत लड़वाया करती थी और खुद साफ बच जाती थी। इस तरह से घर का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। हर दूसरे तीसरे दिन के सिवा किसी बात पर चाची की वजह से घर में लड़ाई होती रहती थी। दादी ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उनके वो बच्चे इतना लड़ रहे हैं जिनमें आपस में बहुत मेल मोहब्बत रहती थी। कभी इस परिवार की औरतों की आवाज घर से बाहर नहीं गई थी, लेकिन चाची की वजह से घर में ऐसा भी हो गया था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरी दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और ये सदमा और अपनी हमसफर का साथ इस दुनिया से छूटना मेरे दादाजी भी बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए वो भी बीमार रहने लगे। दादाजी से अब ठीक से काम भी नहीं होता था। वो सिर्फ घर में सुख शांति चाहते थे। फिर एक दिन मेरे बड़े चाचा जी ने वही किया जैसा उन्होंने अपने छोटे भाई को करता हुआ देखा। उन्होंने भी उस लड़की को घर से भगा दिया जिससे वो शादी करना चाहते थे, और फिर इस तरह अब सब लोग एक दूसरे से दूर रहते थे और एक दूसरे की बुराई करते रहते थे। मैं अभी तक इस दुनिया में नहीं आया था और इस सब के चलते मेरे पिताजी की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। पता नहीं उन्हें क्या परेशानी थी कि अचानक काम करते करते उनके सीने में दर्द उठ जाता था। माँ पिताजी की वजह से बहुत परेशान रहती थी। पिताजी का काम भी अब पहले जैसा नहीं चल रहा था, क्योंकि अब सब लोग ही अपनी अपनी गृहस्थी में बिजी हो गए थे और दादाजी भी बीमार पड़ गए थे, तो काम सिर्फ उतना ही हो रहा था जितना मेरे पिताजी और उनके भाइयों को पैसों की ज़रूरत होती थी। एक दिन भट्टे पर काम करते करते पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वो अचानक बेहोश हो गए। उनके भाई जब उन्हें अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। इस खबर ने पूरे घर को दहलाकर रख दिया था और सबसे ज़्यादा परेशान किया था मेरी माँ को, जो पिताजी के घर आने का इंतज़ार कर रही थी और उन्हें खबर सुनाना चाहती थी कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। मगर पिताजी तो ये खबर सुने बिना ही इस दुनिया से चले गए। मेरे दादाजी अपने जवान बेटे की मौत से और ज़्यादा टूट गए थे और अब तो उन बेचारों से बिस्तर से भी नहीं उठा जा रहा था। मेरी माँ की भी हालत रो रो कर बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी बड़ी ताई जी ने मेरी माँ को संभाल लिया था, लेकिन कोई किसी को भला कब तक संभाल सकता है। दादाजी की सेवा भी ज़्यादातर मेरी माँ ही किया करती थी। फिर दादाजी भी इस दुनिया से चले गए और फिर क्या होना था कि घर के सारे ही बड़े एक एक करके जा रहे हैं, तो सब लोग अपना अपना गुजारा अब अलग कर लेना चाहते थे। इसलिए सब लोगों ने अपने काम अलग कर लिए, अपना खाना पकाना अलग कर लिया और अपना कारोबार भी अलग कर लिया। बची मेरी माँ, जिनको पिताजी अकेला छोड़ गए, और अब तो उनके आगे औलाद भी आने वाली थी। उनकी औलाद कहीं दूसरों पर निर्भर न रहे, इसलिए सब लोगों ने मेरी माँ से दूरी इख्तियार कर ली। मेरे बड़े ताऊ जी का कहना था कि इस घर के हिस्से बंटवारे होंगे। इस तरह घर के बंटवारे हुए और फिर गांव की ही एक अमीर जमींदार ने हमारे घर को खरीद लिया। सबके हिस्से में जितने जितने पैसे आए उतने उतने पैसे लेकर सब लोग गांव में अपना अपना अलग घर बना चुके थे। बची मेरी माँ, जिनका 7वां महीना चल रहा था और ऐसी हालत में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो तो खुद गरीब परिवार से थी। वो अपने हिस्से के पैसे लेकर अपने मायके चली गई। सोचा कि बच्चे को वहीं जन्म दे देंगी। उनके माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे और फिर वो कम उम्र की थी। मेरी माँ को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन कम उम्र में शादी होने की वजह से वो इंटर तक की शिक्षा भी कंप्लीट नहीं कर सकी थी। लेकिन दिमाग की बहुत तेज थी। वो जब अपने मायके चली गई तो वहाँ उनकी भैया भाभी ने उनको ज़्यादा नहीं समझा। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कभी अपने बेटे को जन्म दे और हम इसको इसके ससुराल से मिले पैसों का नया घर खरीद कर दें ताकि ये वहाँ अपने बेटे के साथ रहे। मगर मेरी माँ को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनके भैया भाभी उनके साथ ऐसा करेंगे। फिर मैंने जन्म लिया और मेरी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मुझे देखकर वो काफ़ी समय बाद हंसी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो जाएगी और उनका पूरा परिवार बिखर जाएगा। सबके साथ कोई ना कोई था, लेकिन मेरी माँ के साथ कोई नहीं था। इसलिए मुझे अपना सहारा मानते हुए वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके भैया भाभी क्या चाहते हैं।
जब मेरे मामा जी ने मेरी माँ से पैसे मांगे कि तुम्हें जो पैसे तुम्हारी ससुराल से मिले हैं वो मुझे दे दो, मैंने पड़ोस में ही तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर देख लिया है, तुम वहाँ अपने बेटे के साथ रहना। ये खबर सुनकर मेरी माँ घबरा गई और कहने लगी कि भैया, मैं अपने बेटे को लेकर अकेले कैसे रहूंगी, इसकी परवरिश कैसे करूंगी। इस पर मेरी मामी ने कहा कि कुछ भी करो लेकिन हमारे घर में मत रहो, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने ये दिन देखने के लिए तुम्हारी शादी की थी कि तुम भी शादी के 1.5 साल बाद ही हमारे घर वापस आ जाओगी। अब तुम्हें तुम्हारी ससुराल से हिस्सा मिला है ना, तो इस हिस्से के पैसे लेकर यहाँ से चली जाओ, मगर यहाँ कभी पलटकर मत आना। ये बात सुनकर तो मेरी माँ का दिल टूटकर रह गया था। वो अपनी भाभी का साफ साफ मतलब समझ चुकी थी कि उनको मेरी माँ की मौजूदगी इस घर में अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद मेरी माँ ने सोचा कि वो इस गांव में ही नहीं रहेंगी। जब इस घर में उनको कोई समझने वाला नहीं है, ससुराल में भी किसी ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, तो फिर उन्हें इस पूरे गांव में भी कोई उम्मीद नहीं लगानी है। इसलिए मेरी माँ ने अपना सामान पैक किया, अपने पैसे उठाए और अपने बेटे को गोद में लेकर अपने सामान सहित शहर आ गई थी, जहाँ पर वो अपने स्कूल की एक लड़की को जानती थी जो पहले उनके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन अब अपने परिवार के साथ वो शहर में रह रही थी। मेरी माँ ने उनको पीसीओ से फ़ोन किया क्योंकि मेरी माँ के पास उसका नंबर मौजूद था और इस तरह वो मुझे लेकर शहर चली गई। वहाँ जाने के बाद भले ही उन्होंने अपने ससुराल से मिले पैसों का बहुत छोटा सा और मामूली सा घर खरीद लिया ताकि उस घर में वो मेरी परवरिश अच्छे से कर सके। फिर मैं धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। वो लोगों के घर में झाड़ू बर्तन करती हैं। यहाँ शहर में आने के बाद उन्होंने अपने आप को काफ़ी आत्मनिर्भर बनाया क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वो गांव में मेरी परवरिश नहीं कर सकती थी। गांव में औरतों को ना तो घर से बाहर निकलने की परमिशन थी और ना ही मेरी माँ वहाँ पर कोई कामकाज कर सकती थी। मेरी माँ भले ही थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी लेकिन बहुत समझदार थी। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि गांव में रहते हुए वो अकेले अपने बेटे की परवरिश नहीं कर सकती, क्योंकि गांव के रीति रिवाज और गांव की मान सम्मानता को ध्यान में रखते हुए कोई भी उन जैसी अबला नारी की मदद नहीं करता, बल्कि उनको मेरी परवरिश में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। यहाँ शहर में आकर मेरी माँ वो सब कुछ कर रही थी जैसी उनकी मर्जी होती थी। मेरी परवरिश करने में उन्होंने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे बड़ा किया, मेरे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। वो लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी। सुबह के समय मुझे स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती थी और फिर उसके बाद अपने काम पर निकल जाती थी। जब मैं छोटा था तो माँ मुझे अपने साथ ही काम पर लेकर जाया करती थी। मैं अपने बचपन की बातें ज़्यादा तो नहीं जानता, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला था तो अपनी माँ को बहुत परेशान देखा था और कई बार तो उनको रोते हुए भी देखा था। वो मेरे सर पर हाथ रखती थी और कहती थी कि बेटा, मैं तुझे कभी भी निराश नहीं होने दूंगी, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, तू फिक्र मत कर, तेरी पसंद का हर खिलौना लाकर दूंगी। पहले उन्होंने भले ही मुझे कई सालों तक सरकारी स्कूल में पढ़ाया था, लेकिन अब उन्होंने मेरा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था और अब मैं बड़ा हुआ तो धीरे धीरे अपनी माँ की परेशानियों को भी समझने लगा था। और अब तो मुझे माँ की ये हरकत बड़ी ही अजीब लगने लगती थी कि वो आधी रात के समय न जाने कहाँ गायब हो जाती थी। आज ये तीसरी रात थी जब मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि माँ आधी रात के समय कहीं जाती है। इस रात मैं जाग रहा था और एक्टिंग कर रहा था कि जैसे कि मैं गहरी नींद में सो गया हूँ। मैंने माँ को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं जाग रहा हूँ। फिर माँ धीरे धीरे चोरी चुप के उठने लगी तो मैंने झट से अपने मुंह से चादर हटा दी। माँ से आवाज़ लगाकर कहा कि माँ, आप कहाँ जा रही हो। माँ तो मुझे देखते ही घबरा गई और कहने लगी कि रोहन, तुम अभी तक सोए नहीं हो। माँ के चेहरे की रंगत गायब हो गई थी। मैंने कहा, माँ, मैं कल भी जाग रहा था और परसों भी जाग रहा था, मगर मैंने देखा कि आप बिस्तर पर मौजूद नहीं थी और कल तो आप पूरे घर में ही मौजूद नहीं थी। तब मुझे यकीन हो गया कि आप रोज़ रात को कहीं न कहीं जा रही हो और यही जानने के लिए मैं आज रात सोया नहीं था। माँ, क्या हुआ है, आप कहाँ जा रही थी। माँ ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहने लगी कि बेटा, तुम सो जाओ, बस मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं बस बाहर आंगन तक ही जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। उन्होंने अपने सर पर पल्लू रखा और अपना मुंह छुपाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं कमरे की खिड़की में आकर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि माँ मेन गेट खोलकर घर से बाहर चली गई है। इसका मतलब माँ मुझसे झूठ बोल रही थी
कि उनको आंगन में कोई काम नहीं है, बल्कि वो तो घर से बाहर गई हैं। और अब ऐसा मैं सिर्फ एक रात ही नहीं बल्कि हर रात देखने लगा था। माँ खामोशी से उठती और घर से बाहर चली जाती थी। आखिरकार मेरी माँ घर से बाहर क्यों जाया करती थी? ऐसी भी क्या बात थी? भले ही मेरी उम्र 15 साल थी, लेकिन मैं काफ़ी कुछ जानता था। मैं जवान हो रहा था। अपनी माँ को आधी रात के समय घर से बाहर जाते देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से वो माँ जो बूढ़ी न हो बल्कि बेहद जवान और सुंदर थी, जिनकी मोहल्ले के सारे ही लोग तारीफ किया करते थे। हर कोई मुझसे यही कहता था कि तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है। ये सब जो भी चल रहा था बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मुझे इस बात का पता लगाना था कि आखिर मेरी माँ कर क्या रही है। वो मुझे जितना बच्चा समझ रही थी, मैं उतना भी ना समझ नहीं था। सही और गलत में फ़र्क बहुत अच्छे से जानता था। उस रात में माँ के घर आने तक जागता रहा, उनका इंतज़ार करता रहा। 1 घंटे के बाद मेरी माँ घर के अंदर आ गई थी। मैं चादर में मुंह डालकर लेटा हुआ था। माँ को यही लगा कि मैं सो चुका हूँ, लेकिन मैं जाग रहा था। माँ का हुलिया देखकर तो मैं चौंक उठा। माँ के पूरे कपड़ों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी और वो हाथ में ढेर सारे पैसे पकड़े हुए थे। माँ वॉशरूम में चली गई और मैं हैरान होकर सोचने लगा कि माँ को इतने सारे पैसे कहाँ से मिले। इतने सारे पैसे तो वो जहाँ लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करने जाती है, वहाँ से भी लेकर नहीं आती। और वो इस समय कहाँ से आ रही हैं जो उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई है। मैं चुपचाप लेटा हुआ अपनी माँ की कार्यवाही देख रहा था। वो वॉशरूम से बाहर निकल कर आई और अपनी अलमारी में पैसे रखकर उसको ताला लगा दिया और अपनी जगह जाकर लेट गई। मैंने जाहिर नहीं किया कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ। बाकी की सारी रात मेरी ये सोचकर निकल गई कि माँ आखिर रोज रात को जाती कहाँ है। अगले दिन मैंने फैसला लिया कि मैं पता करके ही रहूँगा। रात होते ही जैसे ही फिर से हमारे सोने का समय आया, तो लगभग आधी रात के समय माँ फिर से अपने आप को एक चादर में लपेटकर घर से निकल गई और उन्होंने अपना चेहरा भी छुपा लिया था। मैं गहरी नींद में सोने की एक्टिंग कर रहा था ताकि उन्हें किसी तरह का शक न हो। जैसे ही माँ घर से बाहर निकली, मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। माँ तो बस अपना मुंह छुपाकर मगन सी चलती जा रही थी। बाहर उस समय सन्नाटा फैला हुआ था और मुझे डर लग रहा था, क्योंकि कहीं कहीं कुत्ते भी भौंक रहे थे। मुझे अपनी माँ पर हैरानी हो रही थी कि क्या उन्हें डर नहीं लग रहा था। घर से थोड़ी ही दूरी पर एक पार्क बना हुआ था। माँ उस पार्क के अंदर चली गई, जबकि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर चला जाऊं। तो मैं भागता हुआ घर वापस आ गया। फिर से 1 घंटे के बाद मेरी माँ घर वापस आ गई थी और फिर कल की तरह आज भी उनके कपड़ों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी और हाथ में ढेर सारे पैसे थे। और अब तो माँ ने घर का रहन सहन भी धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया था। वो मुझे प्राइवेट स्कूल में बड़ी मेहनत से पढ़ा रही थी, मगर अब तो मुझे ऐसा लगता था जैसे उनके लिए मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी करना चुटकियों का खेल था। अब की बार मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे स्कूल की फीस पूरे 6 महीने की एक साथ ही जमा करवा दी है। ये सब सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि ऐसा पिछले 2 सालों में कभी नहीं हुआ था। जब से मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, तब से ही मेरी माँ महीना गुजरने के कई दिनों बाद फीस जमा करवाया करती थी। मैं तो दंग ही रह गया था ये सोचकर कि मेरी माँ रात को उस पार्क में गई थी, लेकिन वहाँ उस सुनसान पार्क में उन्हें पैसे कौन देने आता है। जब वो घर में दाखिल होती हैं तो उनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं। फिर ये रोज का रूटीन ही बन गया। माँ रोज रोज मेरे सोने के बाद पार्क चली जाती थी और वापसी पर कपड़ों पर लगी हुई मिट्टी के साथ साथ अपने हाथों में ढेर सारे पैसे लाने लगी थी और उन्हें संभाल कर अलमारी में रख दिया करती थी। यहाँ तक कि पहले मेरी माँ के पास छोटा मल्टीमीडिया मोबाइल था, लेकिन अब तो उन्होंने टच स्मार्टफोन खरीद लिया था। उनके पास आखिर इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे? मेरा दिमाग यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। लेकिन अब मैंने फैसला किया कि मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। उस दिन मैं माँ के आने से पहले ही घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया था। जैसे ही माँ घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे देखकर कहने लगी कि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे देखकर बहुत घबरा गई थी और उन्होंने फौरन अपने पैसे चादर के अंदर छुपा लिए, पर मेरी नज़र उन पैसों पर पड़ चुकी थी। मैंने कहा, माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कहाँ से आ रही हो। मुझे बताइए कि ये सारे पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं और आप कहाँ जाती हो। माँ ने मुझे टालने की और समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं आज फैसला कर चुका था कि उनसे पूछकर ही रहूँगा। मैंने कहा, माँ, आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपका बेटा हूँ। आखिर ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी आ जाती है कि रात को आपको घर से बाहर जाना होता है और आप हाथों में पैसे लेकर आती हो?
माँ मेरी बात सुनकर घबरा गई और मेरा हाथ पकड़कर पहले तो उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद किया और फिर मुझे लेकर कमरे में आ गई। कहने लगी कि बेटा शोर क्यों मचा रहे हो, खामोश हो जाओ, रात का टाइम है, धीमी आवाज़ में बात करो। मैंने कहा माँ तो आप मुझे बताती क्यों नहीं हो कि आखिर आप क्या करने चाहती हो। माँ कहने लगी कि अच्छा मेरी बात तसल्ली से सुनो, किसी को इस बारे में कुछ मत बताना। दरअसल मैं रात के समय एक पार्क में पौधे लगाने के लिए जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे इन कपड़ों पर मिट्टी भी लगी हुई होती है और मैं बहुत थक भी जाती हूँ, मुझे उसके पैसे मिलते हैं। मैंने कहा माँ लेकिन रात के समय ही क्यों, आप ये काम दिन में भी तो कर सकती हो ना। माँ कहने लगी कि नहीं रोहन बेटा, उस पार्क में दिन के समय किसी भी कर्मचारी को जाने की इजाज़त नहीं होती। तुम तो जानते हो कि मैं गांव की हूँ और मुझे पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छे से आता है। दिन के समय मुझे फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मैंने रात का समय चुना और ये काम मेरे लिए बहुत ही सावधानी वाला है। पेड़ पौधों को रात के समय हाथ लगाने से बहुत सारे लोग डरते हैं, लोगों के दिल में न जाने कैसे कैसे भ्रम होते हैं। मगर मैंने पार्क के मालिक से बात की थी और कहा था कि अगर आप मुझे रोज़ के रोज़ ढेर सारे पैसे दोगे तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। उनको कोई कर्मचारी नहीं मिल रहा था और मेरी बात पर उन्होंने हाँ कर दी थी, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हो। माँ की बातों पर मैंने आंखें बंद करके यकीन कर लिया था और अब मैं समझ गया था कि मेरी माँ कोई गलत काम नहीं कर रही थी। वो तो पार्क में रात के अंधेरे में पेड़ पौधे लगाने जाया करती थी और उनका ख्याल रखा करती थी। मैं खुश रहने लगा था और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर लगा रहा था। लेकिन एक दिन मैं हैरान तब हुआ था जब मैं अचानक दोपहर के समय आ गया। दिन के 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता था, क्योंकि 8 बजे मैं स्कूल जाया करता था और वहाँ से जब मेरा स्कूल ऑफ होता तो मैं ट्यूशन के लिए चला जाता था। उसके बाद जब वहाँ से वापस आता तो अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता था। वहाँ से मैं फ्री होकर 7 बजे तक अपने घर आया करता था। तब तक मुझे माँ घर में ही मिलती थी और मेरे लिए खाना तैयार कर दिया करती थी, क्योंकि मैं घर आते ही सबसे पहले खाना खाया करता था। दोपहर का लंच तो वो मुझे सुबह ही दे दिया करती थी। मैं हाई स्कूल में था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। संडे की छुट्टी हो या फिर मेरी किसी त्योहार की छुट्टी हुआ करती थी तो माँ भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती थी, सारा दिन घर में मेरे साथ ही होती थी। लेकिन उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं स्कूल की छुट्टी होने के बाद ही घर वापस आ गया था। मैं हैरान रह गया था कि उस समय घर में माँ मौजूद थी। माँ भी मुझे देखकर हैरान रह गई और पूछने लगी कि बेटा तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। मैंने माँ से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप क्या कर रही हो, आज आप काम पर क्यों नहीं गई। माँ कहने लगी कि बेटा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, चलो हम दोनों डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। उस दिन तो बात जैसे तैसे ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद 1-2 बार और मैंने अपनी माँ पर नज़र रखी तो मुझे पता चला कि अब वो दिन में किसी काम पर नहीं जा रही है, बल्कि सारा दिन घर में ही होती है। लेकिन रात को उनका घर से निकलना अभी भी जारी था। एक दिन मैंने अपनी माँ को किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। वो कह रही थी कि आज रात तुम मुझे लेने आ जाना, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा पैसे लेकर मैं फ़ौरन ही घर आ जाऊंगी। आज मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और हाँ मुझे बहुत तेज़ सर्दी भी लग रही है। प्लीज़ मुझे ज़्यादा छोटे कपड़े पहनने का मत कहना। जब मैंने अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। छोटे कपड़े पहनने के लिए कहना, इस बात का आखिर क्या मतलब था। और मेरी माँ आखिर किससे फ़ोन पर बातें कर रही थी। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, इसलिए मैंने रात होने का इंतज़ार किया, क्योंकि आज मैं जानना चाहता था कि मैं रात को किसके साथ जाने की फ़ोन पर बातें कर रही थी। जैसे ही आधी रात का समय हुआ और माँ खामोशी से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी तो उनके जाने के बाद मैं भी अपने बिस्तर से उठा और उनको घर के दरवाजे से बाहर जाता हुआ देखने लगा। मैं खामोशी से उनके पीछे पीछे चला गया। माँ रोज़ की तरह घर से बाहर निकल गई थी। मैं उनका पीछा करने लगा और देखने लगा कि कौन उनसे मिलने आने वाला है, कौन उनको यहाँ से अपने साथ लेकर जाएगा। थोड़ी दूरी पर चलते ही एक लड़का बाइक पर बैठा था और मेरी माँ उसकी गाड़ी पर जाकर बैठ गई। उस लड़के का चेहरा मैं ठीक से देख नहीं पाया था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है। वो मेरी माँ को गाड़ी पर बिठाने के साथ ही तेज़ स्पीड से गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया था और मैं वहाँ खड़ा ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा। मैं उल्टे कदमों अपने घर को वापस आ गया था। बिस्तर पर लेटकर काफ़ी देर तक सोचता रहा कि आखिर वो लड़का कौन था। जो कुछ आज मैंने अपनी आंखों से देखा वो यही है कि मेरी माँ के इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है।
तभी तो मेरी माँ को मैंने मोबाइल पर बात करते हुए देखा है। यहाँ तक कि मेरी माँ काफ़ी देर तक मोबाइल का इस्तेमाल भी करती रहती थी, मगर मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। क्या इस उम्र में मेरी माँ को ये सब करना चाहिए था? मैं ये सब सोचते सोचते सो गया था। सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली तो माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा अपनी माँ से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अब मैंने माँ पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी थी। मैं हमेशा उन पर नज़र डालता रहता था और देखता था कि वो कब किससे फ़ोन पर बातें कर रही हैं, कब क्या कर रही है और कब कहाँ जा रही है। इस सब में मुझे ये पता चला था कि मेरी माँ जो पहले लोगों के घरों में काम किया करती थी, उन्होंने अब घर से बाहर जाना छोड़ दिया था। वो किसी के घर जाकर कोई काम काज नहीं करती थी। हाँ, लेकिन रात को वो अभी भी जाया करती थी और वहाँ से आने के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब होती थी। उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई होती थी, यहाँ तक कि हाथों में ढेर सारे नोट भी होते थे। इतने नोट इंसान एक हफ्ते में नहीं कमाता जितने मेरी माँ एक घंटे में कमा रही थी। अब मुझे समझ आ गया था कि वो कोई कामकाज नहीं करती थी, बल्कि इस लड़के से ही मिलने के लिए जाती होगी, तभी तो वो उनको उनकी कीमत देता होगा। ये सब सोचकर मुझे बेहद अफसोस हो रहा था और मन ही मन अपनी माँ पर गुस्सा भी आ रहा था। इसका मतलब साफ साफ यही था कि मेरी माँ का अफेयर इस लड़के से था और वही उनको पैसे दिया करता था। काफ़ी दिनों से मैं अपनी माँ की यह हरकत बर्दाश्त कर रहा था कि वो रात को मुझे छोड़कर एक घंटे के लिए उस लड़के के पास चली जाती थी। यहाँ तक कि वो तो उसके साथ काफ़ी देर तक फ़ोन पर भी चैटिंग करती रहती थी। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं भी क्या करता? माँ ज़्यादातर अपने मोबाइल में ही बिजी रहती थी और मैं समझ जाता था कि उनका ध्यान मोबाइल में सबसे ज़्यादा किसकी वजह से गया हुआ है। माँ ने मुझे भी टच फ़ोन ख़रीद कर दे दिया था क्योंकि मुझे पढ़ाई में उसकी ज़रूरत थी, लेकिन माँ की ऐसी हरकतों की वजह से मेरा ध्यान धीरे धीरे अपनी पढ़ाई से हटता जा रहा था और मैं बस यही सोचता रहता था कि आखिर मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। क्या माँ उस लड़के के साथ दूसरी शादी कर लेंगी? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी माएँ जब दूसरी शादी करती हैं तो अपने बच्चों को छोड़ देती हैं। क्या मेरी माँ भी इस इंसान से शादी करना चाहती थी? क्योंकि अफेयर का मतलब मैं यही समझता था। मैं बहुत परेशान रहने लगा था और गुमसुम सा रहता था। एक दिन मैंने अपनी माँ से दो टूक बात करने का फैसला कर लिया था और अब की बार मैं अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, लेकिन कैसे? फिर कुछ दिनों बाद मेरे स्कूल में फुटबॉल मैच था जिसके लिए मुझे अपने स्पोर्ट शूज़ लेकर आने थे, लेकिन माँ से तो मेरी कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी और ना ही मन कर रहा था कि मैं उनसे कुछ कहूँ, क्योंकि जब इंसान की हकीकत हमें पता चल जाती है तो तब हमें उससे बात करने में दिलचस्पी नहीं रहती। इसलिए मैं मार्केट ना जाकर खुद ही सोचने मोबाइल लेकर बैठ गया और सोचने लगा कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता हूँ, स्पोर्ट शूज़ घर बैठे ही मंगवा लेता हूँ। मैंने अपने मोबाइल में ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को ऑन किया और फिर मैं उसमें स्पोर्ट शूज़ तलाश करने लगा। मुझे स्पोर्ट शूज़ तो पसंद आ गए थे। फिर मैंने सोचा कि अपने लिए ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान और मंगा लेता हूँ, क्योंकि माँ के पास तो अब अपने बेटे के लिए फुर्सत ही नहीं होती थी और मेरी माँ अलमारी में पैसे भी रख दिया करती थी और उन्होंने मुझसे कह रखा था कि तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत हो तुम अलमारी से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं और भी बाकी का सामान ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए देख रहा था, लेकिन अचानक शॉपिंग ऐप इस्तेमाल करते करते मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर गई जिसने मुझे उसे गौर से देखने पर मजबूर कर दिया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और फिर जब मैंने आगे भी इस चीज़ की जांच पड़ताल की तो मेरी आंखों के सामने एक ऐसा हैवानियत भरा सच आता गया जिसको देखकर मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं या फिर अपनी माँ को जान से मार दूं। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ऐप में कुछ प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करती हुई मेरी माँ के फ़ोटो थे जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे गलत कपड़े पहने हुए थे जिनको देखकर मेरी आंखें शर्म से झुक गई थी। ये बात हकीकत थी कि मेरी माँ बेहद सुंदर थी, लेकिन वो अपनी सुंदरता का गलत फ़ायदा उठा रही थी। आज तक मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी और इसी मजबूरी के तहत मुझे मेरी माँ की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। उनकी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे जिनके फ़ोटोज़ ऐप पर अपलोड थे और वो उनको पहनकर उनकी एडवर्टीजमेंट कर रही थी। यहाँ तक कि सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे डीप नेक की ड्रेसेस और कुछ ऐसे गंदे कपड़े और भी थे जिसमें उनके बहुत सारे फ़ोटो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर पड़े हुए थे। ये सब देखकर मेरा गुस्सा काबू में नहीं रह पाया और अब मैं घर जाकर अपनी माँ से अच्छी तरह से बात करने वाला था। मैं गुस्से की हालत में जैसे ही घर पहुँचा तो देखा
कि माँ हर रोज की तरह अपने मोबाइल में बिजी थी। मैंने एक ही झटके से माँ का फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया और कहा कि आखिर आप ये क्या कर रही हो। माँ कहने लगी कि बेटा ये क्या हरकत है तुम्हारी, ये तुम मुझसे किस तरह से बातें कर रहे हो और तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। माँ फौरन ही अपने मोबाइल की तरफ जाने लगी थी उसे उठाने के लिए, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें झटक दिया और कहा कि आखिर आप क्या करती फिर रही हो। माँ कहने लगी, ये तुम्हें क्या हो गया है रोहन, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। मैंने फौरन ही अपना मोबाइल निकाला और माँ से कहा, आप मेरे गुस्से की वजह जानना चाहती हो ना, तो ये लीजिए, ये सब क्या है। मैंने माँ को उनकी हकीकत दिखाई तो उन्होंने शर्मिंदा होकर नज़र झुका ली थी। मैंने कहा, माँ मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि आप इतना गिर जाओगी। मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि रात के समय आप कोई काम नहीं करने जाती, बल्कि एक लड़का आता है आपसे मिलने के लिए जो आपको अपने साथ ले जाता है और वही आपको पैसे देता है। यहाँ तक कि आपने तो ये भी शर्म नहीं की कि आपका बेटा अब जवान हो रहा है, आप ये क्या करने पर उतर आई हो माँ। मैं तो समझता था कि आप लोगों के घरों में काम करती हो। मुझे आपकी ये हरकत भी पता चल गई है कि आप अब कहीं काम करने के लिए नहीं जाती, सिर्फ उस लड़के के पास जाने से ही आपको इतने सारे पैसे मिलते हैं। आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। न जाने कितने समय से दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चलाकर और इस तरह से गंदे फोटो सोशल मीडिया पर डालने से आखिर आपको क्या मिला कि आप यही धंधा करती हो। आप जैसी औरत को मुझे अपनी माँ कहते हुए शर्म आती है। इससे पहले मैं अभी और कुछ अपनी माँ से कहता, उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि खामोश हो जाओ, बस तुम्हारा बहुत हो गया। तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी परवरिश की है, और आज तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। मैंने कहा, हाँ मैं ऐसे ही बोलूँगा, क्योंकि आखिर आपने ऐसा क्या, मेरी कोई इज्जत नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि किसी को मेरे स्कूल में ये नहीं पता कि ये औरत मेरी माँ है, लेकिन आने वाले समय में लोगों को ये सब कुछ पता चल जाएगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। माँ कहने लगी कि बस खामोश हो जाओ, मैं अब तुम्हारी बकवास और नहीं सुनूंगी। माँ रोते हुए मेरे करीब आई, उन्होंने मेरे गाल को सहलाया तो मैंने उनका हाथ झटक दिया। माँ कहने लगी कि बेटा बस अब मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ, क्योंकि अब तुम काफ़ी बड़े हो गए हो और इस तरह की बातें भी करने लगे हो। दरअसल सच्चाई ये है कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद और हमारे शहर आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे हमेशा तुम्हारी परवरिश करने की फ़िक्र लगी रहती थी। कुछ समय तक तो मैंने एक बड़े से बंगले में नौकरी की। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो उस बंगले की मालकिन थी। जब तुम 6 साल के थे तब तक मैं वहाँ पर नौकरी करती रही और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। उनका एक जवान बेटा था जो अमेरिका में नौकरी करता था। मालकिन हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं उनकी हमेशा सेवा करती रहती थी, लेकिन 6 साल वहाँ नौकरी करने पर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। वो मेरा और तुम्हारा हर तरह से बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जब तुम 6 साल के थे तब वो इस दुनिया से चली गई और फिर उनका बेटा आया। उसने हमें काम से निकाल दिया क्योंकि बंगले में अब कोई रहने वाला ही नहीं था। उसके बाद मैं पूरी तरह से अकेली रह गई थी। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैंने कहीं और काम तलाश करना शुरू किया, मगर मुझे इतने पैसे कोई नहीं देता था जितने पैसे मुझे मालकिन दिया करती थी। उनके दिए हुए पैसों से मेरा बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता था। मैं तुम्हारा भी ख्याल अच्छे से रख लिया करती थी। मालकिन के मरने के बाद लगभग 3-4 साल तक मैंने बहुत परेशानी झेली है। मैं जहाँ भी नौकरी करने के लिए जाती थी वहाँ कोई ना कोई ऐसा मर्द मुझे ज़रूर मिल जाता था जो मेरी इज्जत पर नज़र रखता था। यहाँ तक कि एक जगह तो मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आई थी। वो भी एक कोठी थी और कोठी के मालिक मालकिन उस रात दूसरे शहर गए हुए थे। मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ के हर काम को देख रही थी, लेकिन मालिक मालकिन का जवान बेटा था। उसने अपने दोस्तों को घर में पार्टी के लिए बुलाया हुआ था। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर गई उसने मुझे तो दबोच लिया और अपने दोस्तों के साथ मुझे कमरे में लेकर चला गया। वो सब मिलकर मेरी इज्जत खराब करना चाहते थे, लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत और साहस के साथ वहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं सही सलामत वहाँ से भाग आई थी और तुम्हें भी घर ले आई थी। मैं घर आकर बहुत रोई थी, क्योंकि मैं जहाँ भी नौकरी करने के लिए जाती थी वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा भेड़िया ज़रूर होता था जो मेरी खूबसूरती को नोच डालना चाहता था। आखिर मैं कब तक लोगों की नज़रों से बचती। मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। कुछ लोग मुझसे कहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, मगर मुझे तुम्हारी परवरिश की बहुत चिंता थी। मैं तुम्हारी खातिर दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी।
मैंने सुना था कि दूसरी शादी जो लोग करते हैं वो खुद तो ठीक रहते हैं मगर उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरी कम उम्र में शादी हुई थी, इसलिए मैं आज तक जवान लगती हूँ। मेरी सुंदरता लोगों की आंखों में चुभती है। दिन रात लोगों के घरों में काम कर करके बड़ी मेहनत से और अपनी इज्जत को और ख़ुद को छुपा छुपा कर मैंने लोगों के घरों में नौकरी की। लेकिन जब तुम बड़े हो गए तो सोचा कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। मैं जहाँ झाड़ू बर्तन करने जाया करती थी वहाँ पर एक दिन मुझे एक लड़की मिली और उसने कहा कि आंटी, आप इतनी सुंदर होकर अपनी सुंदरता इस झाड़ू बर्तन में बर्बाद क्यों कर रही हो? आजकल तो औरतों के लिए बहुत सारे काम हैं, औरतें जो चाहें वो कर सकती हैं। मैंने कहा, बेटा, गरीब इंसान झाड़ू बर्तन के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा कि नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंसान मेहनत करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। उसने मुझे अपने एक दोस्त का कार्ड दिया और कहा कि आप इस एड्रेस पर चली जाना। उसके बाद मैं उस एड्रेस पर चली गई। क्योंकि मैं नौकरी करने के लिए हर दिन चली तो जाती थी मगर मुझे यही फिक्र लगी रहती थी कि अगर मैं अपनी इज्जत खो बैठी तो ना जाने क्या होगा और तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। बस इसीलिए सोचा कि शायद मेरी कुछ परेशानी ही हल हो जाएगी। मैं उस लड़की के पास चली गई। उसने मुझे देखते ही पसंद कर लिया और कहने लगा कि आप हमारे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ना आप ज़्यादा मोटी हो और ना ही आप ज़्यादा पतली हो, एकदम फिट हो और बेहद ही सुंदर हो। आपको आपकी सुंदरता की वजह से आसानी से मैं नौकरी दे देता हूँ। उसने मुझे काम बताया तो ये सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई थी कि मुझे अंडरगारमेंट्स और कुछ शॉर्ट ड्रेसेस, स्कर्ट टाइप, जीन्स टॉप पहनकर कपड़ों की एडवर्टीजमेंट के लिए फ़ोटोशूट करवाना है और मेरे ये सारे फ़ोटो ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएंगे। मैंने इस नौकरी से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं ऐसी नौकरी नहीं करना चाहती थी जिसमें मेरा शरीर खुलेआम लोगों को दिखाया जाए। मगर फिर जब मैं तुम्हारी तरफ देखती और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचती तो परेशान हो जाती थी और यही सोचती थी कि मैंने सारी ज़िंदगी बड़ी परेशानी उठाई है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलवानी है, मगर मैं तुम्हें एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। तुम्हें कभी खाने को भी अच्छा नहीं दिया, कभी तुम्हारी ख्वाहिश भी आसानी से पूरी नहीं कर सकती थी। बस यही सोचकर मैंने ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मुझे कहा गया था कि आप जितने अच्छा फ़ोटोशूट करवाओगी आपको उतने ही ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। मैंने कहा था कि मुझे रोज़ रोज़ पैसे चाहिए, मेरी ज़रूरतें बहुत हैं, मैं अकेली औरत हूँ, क्या पता कि मैं पूरे महीने काम करूँ और ना जाने मेरे साथ कब क्या हो जाए। मैं अपने पैसे अपने घर में रखना चाहती हूँ ताकि मेरे पीछे मेरे बेटे को पैसों की ज़रूरत हो तो उसे मेरे आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यही वजह थी कि मैं हर रात के अंधेरे में घर से निकल जाती हूँ और फ़ोटोशूट करवाती हूँ। मुझे इस काम के बहुत सारे पैसे मिलते हैं। बेटा, इन 2 सालों में मैंने सब कुछ बदल कर रख दिया और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है? नहीं, मेरा अफेयर नहीं चल रहा। मैंने उस दिन तो तुमसे झूठ बोला था कि मैं पार्क में पौधे लगाने के लिए गई थी। दरअसल पार्क वाले रास्ते से अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ से मुझे मेरा स्टूडियो करीब ही पड़ता है। दिन के समय में इसीलिए नहीं जाती थी क्योंकि मैं तुम्हें यही जताना चाहती थी कि मैं अभी भी लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन ही करती हूँ। तुम्हारे सो जाने के बाद मैं चली जाती थी। एक दिन मुझे शक हुआ कि तुम थोड़े थोड़े जागते रहते हो, इसलिए मैंने अपने कपड़ों पर गीली मिट्टी लगाकर आना शुरू कर दिया ताकि कभी मैं पकड़ी जाऊं तो तुम्हें बता सकूं कि मैं पार्क में पेड़ पौधे लगाती हूं। और वो लड़का मेरा कैमरामैन है जो मेरा फ़ोटो शूट करता है, उसका घर भी यहाँ से करीब है। कभी कभी मैं उसके साथ गाड़ी पर चली जाती हूँ। बेटा, मैं कोई गलत काम नहीं करती। तुम खुद बताओ, जब मैं इज्जत से अपने आप को ढककर दूसरों के घरों में काम करने जाती थी तब भी मुझे लोग ऐसी नज़रों से देखते थे जैसे मेरी इज्जत को ख़राब कर डालेंगे। ऐसी हालत में भी मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाया करती थी। लेकिन अब तो मैं बंद कमरे के अंदर ऐसे कपड़े पहनकर फ़ोटो शूट करवाती हूँ, मेहनत करती हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी खातिर करती हूँ। तो बताओ इसमें क्या गलत है? मैंने ये सब कुछ तुम्हारी परवरिश के लिए किया ताकि तुम्हें एक अच्छी परवरिश और अच्छी ज़िंदगी मिल सके, तुम्हारा फ्यूचर बदल सके। मैं नहीं चाहती कि जैसे दिन मैंने गुजारे हैं आगे चलकर तुम और तुम्हारा परिवार भी किसी ऐसे ही हालातों का सामना करे। इतना कहकर माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं भी शर्मिंदा हो गया था। अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे दिल में जितने भी शक थे आज दूर हो चुके हैं। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी तो उन्होंने फ़ौरन ही मुझे माफ़ कर दिया था।
मेरी माँ ने सच में मेरे लिए बहुत कुछ किया था। माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया और प्यार किया। मैंने माँ से कहा था कि माँ, मैं खूब मेहनत करूँगा और आपने सारी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत की है, फिर आपका बेटा मेहनत करेगा और आप घर में आराम करोगी। मेरी माँ मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और मेरे लिए बहुत सारी प्रार्थना कर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान दिया। मैं किसी भी तरह कामयाब होना चाहता था। 3 साल तक और मेरी माँ ने ये काम किया और फिर उसके बाद जब मैं 18 साल का हो गया तो मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बच्चों को घर घर जाकर फ्री टाइम में ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। मुझे अपनी माँ पर बहुत गर्व है जिसने इस तरह से मेरी परवरिश की। अब भले ही हमारे पास पहले जितने पैसे नहीं आते, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी माँ से कोई काम नहीं करवाऊंगा। अब उनको अपनी ज़िंदगी में आराम की ज़रूरत है। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं एक कामयाब इंसान बन जाऊं और अपनी माँ का हमेशा ख्याल रख सकूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।